हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। मैं पंचम गुप्ता आज आप लोग के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम लेकर आया हूँ। तो समय न गवाते हुए चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इसके नीचे हमने कुछ टॉपिक्स लिखा है जो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आयनिक इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देन आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। वन बाय वन हम सारा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? एक मटेरियल इक्विलिब्रियम है। हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो तीन तरह का हो सकता है: मटेरियल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता था? टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होता था, मीन्स वहाँ पे हीट फ्लो जीरो हो जाता था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो मटेरियल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था कि मटेरियल इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा आपका? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेसीज का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये हमारा आयनिक मटेरियल इक्विलिब्रियम होता था। तो मटेरियल इक्विलिब्रियम हम बताए थे, मटेरियल इक्विलिब्रियम में हम तीन तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं: एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। जो अभी हम बताएं, मटेरियल इक्विलिब्रियम मीन्स जिसमें हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखें कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है मटेरियल इक्विलिब्रियम का ही एक टाइप्स है। ठीक है, तो फिर हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता था, केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे सपोज कीजिए एक गैस है PCl5। ठीक है, अगर इसका हम डिसोसिएशन कराते थे तो क्या होता है? PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो किसके बीच है? PCl5, PCl3 एंड Cl2, तीन कंपोनेंट्स के बीच है। ये तीनों कंपोनेंट्स किस फॉर्म में है? मॉलिकुलर फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता था वो मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम होता था, मॉलिक्यूल्स के बीच इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता था। बट आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? तो हम यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ आप एक सब्सटेंस लेते हैं, उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो हो सकता है उसका कुछ परसेंटेज डिसोसिएट हो आयंस में और कुछ डिसोसिएट ना हो। तो जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड डिसोसिएटेड आयंस, ये दोनों के बीच जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मेरा अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हम क्या लिए हैं? AB जो है डिसोसिएट होकर के A प्लस एंड B माइनस बन रहा है, जिसमें A प्लस एंड B माइनस क्या है? डिसोसिएटेड आयंस है। और आपका AB जो है वो क्या है? अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है। ये दोनों के बीच इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुआ है। तो हम बोल सकते हैं, जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता था? रिवर्सिबल प्रोसेस होता था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता था यहाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक मीन्स इक्विलिब्रियम आने का मीनिंग ये नहीं होता है कि जो आपका प्रोसेस है वो रेस्ट में आ चुका है। प्रोसेस अभी भी डायनेमिक ही है, बस फर्क क्या होता है इसमें? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मीन्स जिस स्पीड से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसी स्पीड से वापस रिएक्टेंट फॉर्मेशन भी होगा। मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये भी क्या है? एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज बिकम्स कांस्टेंट
एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू आयनिक इक्विलिब्रियम। हमने क्या देखा कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, एक तरह का मटेरियल इक्विलिब्रियम है जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन सेम होता है। दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड डिसोसिएटेड आयंस। ठीक है, तो चूंकि एक क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ आयंस का बात होता है और आयंस का जो स्टडी है बहुत वास्ट हो जाता है, इसलिए इसको एक अलग से एक चैप्टर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑलमोस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के सेम है, इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम हमने जितने भी लॉज पढ़े थे वो सारे लॉज यहाँ पर भी अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, दैट सब्सटेंस विच गिव्स आयंस इन देयर सॉल्यूशन और इन्फ्यूज स्टेट। मीन्स कोई अगर सब्सटेंस है उसका आप सॉल्यूशन तैयार करते हैं, चाहे किसी भी सॉल्वेंट में तैयार करें या फिर उसको फ्यूज स्टेट, उसको मेल्ट कर दें। ठीक है, उसको मेल्ट, फ्यूज स्टेट मीन्स क्या होता है, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट। तो अगर आप इसे मेल्ट कर दे या फिर इसका सॉल्यूशन तैयार करें तो आप क्या पाते हैं कि वो आयंस में डिसोसिएट होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और चूंकि वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, दैट गिव्स आयंस इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट आपको देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन हम तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ते हैं। हमारा जो पहला इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो दैट आयोनाइजेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन देयर सॉल्यूशन। मीन्स वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या होते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन करते हैं। मीन्स जैसे सपोज कीजिए कोई आप एक इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, जैसे मान लीजिए NaCl, उससे अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो Na+ एंड Cl- में 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि 100% डिसोसिएशन इसमें हो रहा है तो आयन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा एंड इस कारण से क्या होगा, दे आर हाईली कंडक्टिंग इन नेचर, वो क्या होंगे, हाईली कंडक्टिंग होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है या पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, तो चूंकि जो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर का है, इसका मीनिंग है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसमें कौन कौन आते हैं, HCl, HBr, HClO4, HNO3, H2SO4 और भी बहुत सारे एसिड्स है, HI, ठीक है, HF। ये सारे एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल मैक्सिमम जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का निर्माण करते हैं, जैसे NaOH, LiOH। LiOH हालांकि थोड़ा वीक बेस है बट इसे भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में ही काउंट करते हैं। KOH, RbOH, CSOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है जितने भी सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट्स चूँकि तीन भाग में क्लासिफाई किए गए हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स हो सकते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स मीन्स देखिए सॉल्ट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो किस रिएक्शन से होता है, एसिड प्लस बेस, ये दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, ये दोनों को मिलाने से सॉल्ट मिलता है। तो अगर देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, एसिडिक सॉल्ट का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस वीक बेस होगा। मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। जैसे आपका एग्जांपल हो गया NH4Cl। NH4Cl में देखिए यहाँ जो Cl आयन है वो HCl एसिड से मिला होगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड NH4 आयन जो है वो कहाँ से मिलेगा, NH4OH से मिलेगा जो कि एक वीक बेस है। ठीक है, तो
उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है NH4 हॉल 2SO4, AlCl3, BCl3 etc। ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल हैं। बेसिक सॉल्ट्स का अगर हम बात करें तो बेसिक सॉल्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं, Na2CO3। इसमें देखिए Na जो है कैटायन है, ये कहाँ से आपको मिलेगा, NaOH से मिलेगा। CO3 कहाँ से मिलेगा, तो CO3 मिलेगा H2CO3 से। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जिसमें आपको बेस स्ट्रांग होगा। इसमें क्या स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बेस प्लस वीक एसिड। इसमें बेस आपको स्ट्रांग रहेगा और एसिड क्या होंगे, वीक होंगे। तो वैसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। जैसे और एग्जांपल CH3COONA, इसमें देखिए इस सोडियम एसिटेट है, तो जो एसिटेट आयन आपका है वो वीक है और सोडियम आयन क्या है, वीक है, स्ट्रांग है, जो कि एक बेसिक रेडिकल है। ठीक है। HCOO के, इसमें HCOO जो ये कहाँ से मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड से, जो कि वीक एसिड है। और के कहाँ से मिलेगा, KOH से मिल सकता है। तो KOH क्या है, स्ट्रांग बेस है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट वैसे सॉल्ट को बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनते हैं। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनने वाले सॉल्ट है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आया होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो 100% आयोनाइजेशन करते हैं। मीन्स उनका कंडक्टिंग नेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 100% आयोनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल लेते हैं HCl। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये 100% आयोनाइजेशन होगा। तो H+ अगर H+ एंड Cl- में टूटेगा, तो देखिए H+ एंड Cl- जो यहाँ बना, चूँकि 100% आयोनाइजेशन होगा ये, इसलिए HCl जो है वो मोस्टली चांसेस है कि वन डायरेक्शन में ही होगा। थोड़ा बहुत ये बैकवर्ड जा सकता है, इसीलिए इसको हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो HCl का आयोनाइजेशन में जनरली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि एक क्या होगा, वन डायरेक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है। जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर होगा, रिवर्सिबल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। रिवर्सिबल इन नेचर है भी तो बहुत कम चांसेस है उसका, जिसके कारण इसको हम लोग वन डायरेक्शन रिएक्शन ही लेते हैं। और ये क्या है, हम लोग बोलते हैं कि 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल था। ठीक है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे चलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं दैट आयोनाइजेज पार्शियली इन देयर सॉल्यूशन, जो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं एंड हैव लो कंडक्टिविटी। अब चूंकि ये क्या हो रहे हैं, पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं, मीन्स इसमें आयन फॉर्मेशन क्या होंगे, बहुत कम होंगे, इसीलिए क्या है, लो कंडक्टिंग इन नेचर है। आयंस जितने कम होंगे उतना ही कम कंडक्टिविटी होगा। इसका एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वीक एसिड्स एंड वीक बेस। वीक एसिड क्या होते हैं, CH3COOH, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। वीक बेस का एग्जाम्पल, तो जैसे आपको अमोनिया है, वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया वीक बेस हो गया। जितने भी एमीन्स हैं, एमीन्स मतलब RNH2, ठीक है, ये सारे क्या हैं, वीक बेस का एग्जाम्पल है। N2H4 ये क्या है, डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस मीन्स क्या होगा कि इसमें आपको 2 हाइड्रोजन आयंस मिलेगा। ठीक है। ये मतलब आपको, ठीक है, ये डाई एसिडिक बेस है। तो ये सारे वीक बेस के एग्जाम्पल हो गए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो दैट डज नॉट आयोनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन, मतलब जो आपका सॉल्यूशन बनाइएगा तो उसमें वो आयोनाइज होंगे नहीं होंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, को नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। तो वही देखिए लिखा हुआ है एंड आर ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। जब ये आयोनाइज ही नहीं हो रहे हैं, फिर ऑलमोस्ट यहाँ लगाने का पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि अगर सपोज कीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में डालने पे आयोनाइज नहीं होता है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे ग्लूकोज का एक क्या किए, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना है। ठीक है। तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना है, तो इसमें ग्लूकोज तो आयोनाइज नहीं हो रहा, लेकिन जो वाटर है वो तो टूट करके बनेगा ना, H+ एंड OH-। इसमें वाटर के तो आयंस होंगे ही। ये जो वाटर के आयंस हैं, इसके कारण क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें कंडक्टिंग नेचर आ जाता है।
ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मेनली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था, जो 100% आयोनाइजेशन है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जिसमें बहुत कम आयोनाइजेशन होगा, पार्शियली आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो 100% आयोनाइजेशन होता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम आयोनाइजेशन का बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन के लिए एक थ्योरी दिया गया है, किनके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो सपोज कीजिए हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, HA क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, H एंड A, चूँकि ये H+ आयन दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड का एग्जाम्पल है, एक तरह से वीक एसिड का एग्जाम्पल हुआ। तो HA क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इस पानी में जब एक्वस सॉल्यूशन इसका हम बनाए हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, H+ एंड A- दे रहा है, ये दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो होगा क्या, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज कीजिए एट T=0, आपने जो एसिड का कंसंट्रेशन था वो C लिया था, तो H+ एंड A- का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0, क्योंकि अभी आयोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम के समय क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम के समय आपका जो HA का कंसंट्रेशन है उसमें कुछ डिसोसिएशन होगा। तो सपोज कीजिए उसमें से x मोल डिसोसिएट हुआ, तो उसका कंसंट्रेशन क्या बचेगा, C-X। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका 1 मोल डिसोसिएशन होगा, तो आपको H+ कितना मिलेगा, 1 मोल्स, एंड A- भी कितना मिलेगा, 1 मोल। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर ये x मोल डिसोसिएशन हुआ है तो कितना बनेगा, x मोल H+ मिलेगा, एंड x मोल ही आपको A- मोल मिलेगा। ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में डिसोसिएशन कितना हुआ। अगर इसी को हम परसेंटेज डिसोसिएशन के फॉर्म में देखें, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए आपके पास 100 मोल्स है, तो 100 मोल्स में आपने बोला कि 40% डिसोसिएशन हुआ। तो इस फॉर्म में अगर हम बात करें कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हुआ है, तो उस फॉर्म में अगर हम देखें, तो सपोज कीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपके पास C है, तो H+ एंड A- का कंसंट्रेशन इनिशियली 0 रहेगा। HA का कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास C था, जिसमें अगर अल्फा क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज आयोनाइजेशन, अल्फा% अगर डिसोसिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, C- जो कंसंट्रेशन है, डिसोसिएशन हो गया इतना, तो ये जितना डिसोसिएशन होगा उतना ही आपको H+ एंड A- मिलेगा। तो C एंड C मिला। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो x है दैट इज इक्वल टू C। ठीक है, x क्या है, x है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, एंड C क्या है, C इज परसेंट डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो C क्या है, C इज इक्वल टू x, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई C। x क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम, एंड C क्या है, तो C जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो अल्फा आया, इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स क्या हुआ कि इनिशियली जितना था उसका कितना % एक डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अल्फा को हम लोग जनरली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर 60% आया तो इसका वैल्यू हम लोग अल्फा का लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपका वैल्यू आया कितना, वैल्यू आया 60%, अल्फा इज इक्वल टू 60% आया, तो हम वैल्यू लिखेंगे इसका 0.6। ठीक है, परसेंट डिसोसिएशन को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहता है कि जो अल्फा होगा और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हम बात करें, मेरा जो मतलब इक्विलिब्रियम है वो एसिड का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, किसके, एसिड है HA, एंड इक्विलिब्रियम है H+ एंड A-। अगर इक्विलिब्रियम के समय हम कंसंट्रेशन का बात करें तो इसका कंसंट्रेशन C- एंड इसका C है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकालने का कोशिश करें तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है,
यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम एक नाम दिए हैं के डिसोसिएशन। क्या नाम दिए हैं? के डिसोसिएशन। के डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है? इस इक्विलिब्रियम में आपको क्या हुआ है? डिसोसिएशन हो रहा है, या बोलिए आयोनाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं? के डिसोसिएशन। ठीक है, तो के डिसोसिएशन जो है वो क्या आया? तो के डिसोसिएशन आपका फॉर्म आया था अभी H प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड ए माइनस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, कब ये जो कंसंट्रेशन है, कब का कंसंट्रेशन है? तो ये जो कंसंट्रेशन हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम के समय H प्लस कंसंट्रेशन सी अल्फा, ठीक है, सी माइनस सी अल्फा, यहाँ से सी कॉमन लेकर के एक सी काट दिए, तो के डिसोसिएशन का वैल्यू आ गया सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर देखिए के डिसोसिएशन जो है वो क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब यही डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कभी के लिखते हैं, कभी के बी लिखते हैं। अगर डिसोसिएशन आपको एसिड का हो रहा है तो उसको हम के लिखेंगे, और डिसोसिएशन अगर बेस का होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? के बी। एंड अगर किसी और सब्सटेंस का होगा तो उसको सिंपली के डिसोसिएशन हम ही लिख देंगे। ठीक है, के डिसोसिएशन लिखेंगे। समझ में आई बात? तो अगर एसिड रहता है तो आप के डिसोसिएशन को के बोलिए, और अगर बेस है तो के डिसोसिएशन को के बी बोलिए। के बी, के मीन्स क्या होगा? के एंड के बी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एसिड एंड बेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? के एंड के बी रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई सी इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो आयोनाइज होता है। ठीक है, तो हम अभी बोले कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो 100% आयोनाइज हो जाता है लगभग, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 100% आयोनाइज नहीं हो पाता है, पार्शियली आयोनाइज होता है। तो कितना परसेंट आयोनाइज होगा? मीन्स अल्फा का परसेंटेज आयोनाइजेशन जो होगा वो कितना परसेंट होगा? किस बात पर डिपेंड करता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसपे हम आयोनाइजेशन को, ठीक है, आयोनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं? अल्फा को। तो अल्फा जिस पे डिपेंड करता है कौन कौन सा फैक्टर है? तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन, जिसमें आज हम ये दो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 4 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पहला फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं, ऐसे तो 3 तरह के होंगे, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो हम यहाँ बात करेंगे नहीं, क्योंकि उनका आयोनाइजेशन होगा नहीं। तो हम क्या किनका बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा तो ऑलमोस्ट 100% होगा। क्यों? क्योंकि 100% आयोनाइजेशन होता है, तो अल्फा अगर 100% है तो उसका वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हम बात करें तो 1 होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो अल्फा तो 100% हो नहीं सकता है, पार्शियली आयोनाइज होगा, तो 100% से कम होगा, मतलब अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा इक्वल टू 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लेस देन 1। ठीक है, तो ये बात हो गई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे? सो देखते हैं। सपोज कीजिए कोई एक यहाँ पे हम लिए हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट है क्या? ए बी। तो ए बी चूँकि इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा तो ए प्लस एंड बी माइनस बनेगा। ए बी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ए प्लस बी माइनस क्या है? आयंस है। ए प्लस बी माइनस अगर आयंस है, सपोज कि ये ए प्लस है और ए बी माइनस है, तो दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया है, ए प्लस बी माइनस है, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि जो ए प्लस है उसका चार्ज कितना है, बी माइनस जो है उसका चार्ज कितना है, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इस बात पे भी डिपेंड करता ही करता है। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो क्या? कि ए प्लस एंड बी माइनस जो है, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है किस मीडियम में है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम कौन सा है? ठीक है, मीडियम मीन्स ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसको हम किस कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R²। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो उसके जगह पे क्या आता है, K। ठीक है, K क्या है, एक कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है। K का जो वैल्यू होता है वो K का वैल्यू किसके बराबर होगा, K का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है, वहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़िएगा। तो 1/4πε0 एक K का वैल्यू हो गया। यहाँ ε0 को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये तो बात हो गया कि अगर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर है, उस समय हम K का वैल्यू मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1/4πε0। लेकिन अगर जो मीडियम हो वो फ्री स्पेस या वैक्यूम ना हो करके, एयर ना हो करके कोई और मीडियम रहे, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4π ε0 के जगह हम क्या लिख देंगे, इप्सिलॉन लिख देंगे। इप्सिलॉन क्या है, तो इप्सिलॉन आपका है परमिटिविटी, इप्सिलॉन है परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी ही है लेकिन कौन से मीडियम का है, फ्री स्पेस का नहीं है, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, जो आपके लिए मीडियम दिया रहेगा उस मीडियम का परमिटिविटी है। और इप्सिलॉन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो इप्सिलॉन का वैल्यू निकालते हैं ε0 इंटू εr। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इप्सिलॉन का बात कर रहे थे, इप्सिलॉन क्या है, ε0 इंटू εr। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, ε/ε0। तो अगर हम अपने प्रीवियस फार्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का था उसमें इप्सिलॉन के जगह पे ε0 इंटू εr, देखिए मेरे पास फोर्स का फार्मूला क्या था, 1/4πε Q1 Q2/R²। यहाँ पर हम इप्सिलॉन के जगह पे ε0 इंटू εr पुट किए। ठीक है, यहाँ से हम देखिए, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है 1/4πε0, इसको तो हम K बोले थे, तो ये तो K है, तो बच गया यहाँ पे इप्सिलॉन आर बच गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर कोई सॉल्वेंट है, मीडियम है, उसके लिए अगर इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी बोलिए, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि अगर A+ एंड B- ये दो आयंस हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। फोर्स कम होने का मीनिंग क्या होगा कि दोनों आसानी से आयोनाइज हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, और आयोनाइजेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, डिपेंड कर रहा है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा है। अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो उसमें आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज कर जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होने से क्या होगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा मीन्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन आज हम दो फैक्टर को डिस्कस किए, एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या देखा कि जो आपका अल्फ़ा है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो अल्फ़ा ऑलमोस्ट 100% होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा क्या होगा, 100% से कम होगा। मीन्स अगर फ्रैक्शन में बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा 1 होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा <1 होगा। एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑब्जर्व किए कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस इप्सिलॉन आर को देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसको डी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो अल्फ़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने ये दो बातें आज डिस्कस की। आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो
उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। थैंक यू।